नमस्कार दोस्तों, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएसटी में इतिहास का 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। यह पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। इसमें सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसकी पूरी व्याख्या मिलेगी। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 1000 होंगे तो पूरी व्याख्या करने के बाद लगभग आपको 5 से 6000 क्वेश्चन मिलेंगे। और यह अगर 5 से 6000 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं इतिहास के, या कुल मिला जुला के हम कहें कि 3 से 4000 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो मुझे आशा है कि 20 जो इतिहास के क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 12 से 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। उसके बाद जो भी 8 से 10 क्वेश्चन बच रहा है उसके लिए आपको एग्जाम के समय से लगभग 2 महीना पहले एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ना होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो चोल मंदिर है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। चोल मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इस पॉइंट को हम लोग पढ़ चुके थे। अब अगला पॉइंट है कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा कौन थे? हर्षवर्धन की राजधानी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगा कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी तो आपको बताना है कन्नौज थी। इसकी भव्यता के कारण इसे महोदय नगर भी कहा जाता है। यानी जो कन्नौज है, कन्नौज को हम महोदय नगर भी कहते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। त्रिपक्षी का मतलब 3 शक्तिशाली राजवंश थे, जिसमें पहला है गुर्जर परिहार प्रतिहार। पहला जो राजवंश था गुर्जर प्रतिहार था, दूसरा था पाल वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट। तो आपको याद रखना है, पहला तो आपको याद रहेगा गुर्जर प्रतिहार, दूसरा देखिए पाल थे सब, और तीसरा जो है राष्ट्रकूट थे। ठीक, तो याद रखना है गुर्जर परिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चला और यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। मतलब लगभग 3-4 पीढ़ी चलता रहा और अंत में गुर्जर परिहार, देखिए इसका नाम भी बहुत बड़ा है और इसने काम भी बड़ा किया कि गुर्जर प्रतिहार ही जो है बाद में जीता। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यानी अशोक के जो अधिकतर लिपि हैं, जो अभिलेख हैं, वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा खरोष्टी में भी लिखा गया है, ग्रीक में भी लिखा गया है, अरामाइक में भी लिखा गया है। यानी खरोष्टी भाषा, ग्रीक भाषा, अरामाइक भाषा में भी लिखा गया है, लेकिन मैक्सिमम जो अभिलेख हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कर प्रथा यानी टैक्स सिस्टम। ठीक है, जो आज के समय में बदल के जीएसटी बन गया है, वह उस समय की बात कर रहा है कि कर प्रथा का गुप्त काल में विशेष महत्व था। यानी जो गुप्त काल था, चंद्रगुप्त मौर्य इन सब वाला, श्रीगुप्त वाला, इस गुप्त काल में टैक्स व्यवस्था जो थी, कर प्रथा जो था, उसका बहुत विशेष महत्व था। इस काल में आय का प्रमुख स्रोत ही कर था। मतलब टैक्स ही जो था वो कमाई का प्रमुख जरिया था राजा के। इसमें भाग कर था,
इसमें भोग कर था, इसमें ऊपरी कर था, इसमें उद्रंग कर था, शुल्क कर था, हलदंड कर था। ऐसे ही बहुत सारे प्रमुख गुप्तकालीन कर थे। अगला देखेंगे, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था और खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खजुराहो मंदिर है, ये खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। किन शासकों ने? चंदेल शासकों ने बनवाया था। और यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब पूरे विश्व में खजुराहो मंदिर को लोग जानते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं दर्शन करने। और यह आपका मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो छतरपुर में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कनिष्क। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था, यानी कनिष्क जो राजा थे, ठीक है, उनके दरबारी डॉक्टर साहब जो थे उनका नाम था चरक। कुषाण शासक कनिष्क, कनिष्क कौन से शासक थे? कुषाण शासक कनिष्क को कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर राजा कुषाण वंश का कनिष्क थे। इसके दरबारी चिकित्सक चरक थे। ठीक है, इसके अलावा पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी रहते थे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक किसके राजवंश में रहते थे? तो आपको बताना है कनिष्क। वैसे वसुमित्र भी कनिष्क और पार्श्व भी कनिष्क के समय में रहते थे। अगला है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो बहुत ज्यादा प्रतापी राजा नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज्यादा प्रतापी राजा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को तो विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य कहते हैं। लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो महाराजाधिराज की उपाधि लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महाराजाधिराज की उपाधि लिए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे जिसके समय में नवरत्न रहते थे वो विक्रमादित्य का उपाधि लिए थे। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगातार एकदम जीतता हुआ जा रहा था। ठीक है, और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की चर्चा मिलती है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की चर्चा मिलती है। आपसे पूछेगा समुद्रगुप्त की चर्चा कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है, एक ग्राम भोज का क्या होता है? ग्राम भोज का क्या होता है? तो देखिए, ग्राम भोज का गांव का प्रमुख यानी प्रधान होता है। जैसे आजकल के समय में गांव के प्रधान को हम मुखिया कहते हैं, या सरपंच कहते हैं, या प्रधान जी कहते हैं। तो उस समय हम मुखिया और प्रधान जी की जगह ग्राम भोज का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो राजा के लिए कर संग्रह करता था, मतलब ये टैक्स सेवर था, टैक्स इकट्ठा करता था, टैक्स संग्रह करने का कार्य करता था। और यह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब ये ऐसा आदमी होता था उस समय का प्रधान जिसके पास खूब जमीन जायदाद हो, खूब जमीन जायदाद हो,
और इसका पद जो था वो वंशानुगत था, यानी इसका पद इसे विरासत में मिलता था। मतलब इसके बाप जो रहते थे वो प्रधान रहते थे, फिर उसका बेटा प्रधान रहता था, फिर उसका बेटा प्रधान रहता था, फिर उसका बेटा प्रधान रहता था। यानी यह जो पद था वो वंशानुगत था, विरासत में मिलता था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताइए ग्राम भोज का क्या है, तो ग्राम भोज का जो था वो गांव का प्रमुख या प्रधान होता था, जो टैक्स का कार्य करता था, और यह बहुत बड़ा भूस्वामी होता था, और यह पद इसको विरासत में यानी वंशानुक्रम में मिलता था। प्रायः इसके पास दास भी होते थे, यानी ग्राम भोज का जो प्रधान होता था इसके पास कुछ दास भी होते थे, और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। मतलब उस समय जो ग्राम भोज का था इतना बड़ा आदमी था कि ये स्वयं नहीं काम करता था बल्कि मजदूरों को क्या करता था, लगाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे आपका एक आ जाएगा मनीग्राम और नानदेशी। ये दो चीजें मनीग्राम और नानदेशी क्या थे? तो देखिए बात पहले तो होगी दक्षिण भारत की। ठीक है, जो आपका ये दक्षिण भारत वाला भाग है यहाँ पे एक टर्म चलता था मनीग्राम, ठीक, और एक टर्म चलता था नान देशी। ये दोनों के दोनों जो टर्म थे ये दोनों के दोनों एक व्यापार संघ थे, व्यापार संघ यानी यूनियन ऑफ बिजनेस थे, बिजनेस के यूनियन थे, व्यापार संघ थे। ठीक है, अब जो मनीग्राम था तो इसमें लिखा ही है ग्राम, ठीक, और यहाँ पे लिखा है देश। तो मनीग्राम में ग्राम लिखा है तो यह आंतरिक व्यापार करता था, अपने गांव देहात या अपने अंदर ही, देश के अंदर ही आंतरिक व्यापार करता था। जबकि यहाँ पे देशी लिखा है, देशी मतलब कई देश यानी विदेश, यानी विदेशों से व्यापार ये विदेशों वाला, विदेशी वाला करता था, और गांव वाला जो है आंतरिक व्यापार करता था। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब ये दोनों जो है बिजनेस यूनियन है, और जो मनीग्राम है वो गांव के मतलब आंतरिक व्यापार अपने देश में ही, और नान देशी में विदेशी टाइप लिखा है तो विदेशों से व्यापार करता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस केरल में आए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस कहाँ पे आए थे? केरल आए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दंती दुर्ग एक राजा थे जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट प्रधान थे, राष्ट्रकूटों के प्रधान थे। राष्ट्रकूट जो शासक थे उसके प्रधान कौन थे? दंती दुर्ग थे, जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, यानी राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी थे। 752 में इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, और दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्य खेत बनाई। कौन सा शहर बनाया? दंतीदुर्ग की राजधानी मान्य खेत थी। इन्होंने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ यानी महादान का अनुष्ठान किया। यह जो कहा जा रहा है हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया, यानी यह हिरण्य गर्भ नामक एक यज्ञ किया, एक महादान किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। सोच लीजिए कि दंती दुर्ग जो थे वो मान्य खेत के राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, और जो गुर्जर प्रतिहार वाले राजा थे
वो द्वारपाल का काम किए थे इस यज्ञ में। ठीक है, इतना ज़्यादा दंती दुर्ग और द्वारपाल में बनता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल के द्वारा की गई, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसको कुमारगुप्त ने बनवाया था। अगला है अंकोर वाट मंदिर कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। यानी आपको बता दें कि जो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, कहाँ पे है? कंबोडिया में है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी ये अंकोर वाट मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण देखिए भगवान के नाम से ही सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 8 में। धन्यवाद।